हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्वास्थ्य का ऑनलाइन स्टडी पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको वैदिक संस्कृति से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सब जो है फुल डिटेल के साथ कवर होगा। और दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम एसएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए बेहद प्रमुख होगा। तो दोस्तों, आज ही जुड़े हमारे स्वास्थ्य का ऑनलाइन स्टडी से और इस सेशन को आप पूरे ध्यान से देखें, पूरे ध्यान से समझें। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैदिक संस्कृति से रिलेटेड वो सारा कवर किया गया है। और हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्थ्य का ऑनलाइन स्टडी से ज़रूर जुड़े, वहाँ पे आपको रोज़ाना पीडीएफ मिलता रहता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है, गार्गी, मैत्रेयी और कपिल का घर था। गार्गी, मैत्रेयी और कपिल का घर था। तो यहाँ पे बताना है फ्रेंड्स कि गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, मिथिला। ये लोग मिथिला से थे। और फुल डिटेल, गार्गी, मैत्रेयी और कपिला विदुषी महिलाएं थी। इन सभी का संबंध मिथिला से है, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। ऋग्वैदिक काल में बहुत सी विदुषी महिलाओं का जिक्र है, जैसे अपाला, विश्वारा, लोपामुद्रा। और चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए सही, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद से प्रारंभिक आर्यों के आगमन, उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। तो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है सुलभ सूत्र। और इसका जो है वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सुलभ सूत्र से प्राप्त होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल यानी कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स डी, लुहार। प्रारंभिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। यहाँ से मिले अवशेषों में मिट्टी के बर्तन, जिसे हम मृदभांड, आभूषण, जिसे हम निष्क कहते हैं, बढ़ईगिरी के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था। पूर्व वैदिक काल में लोग तांबे से परिचित थे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय शासन के लिए प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद सही हो जाएगा। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जिसे सारनाथ के स्तूप से लिया गया है। वहाँ यह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो हमारा मुंडकोपनिषद सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं, यानी चिकित्सा का भगवान किन्हें कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, धन्वंतरी सही। धन्वंतरी को आयुर्वेद में चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। हिंदू धर्म में व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार धन्वंतरी को विष्णु का अंश माना जाता है। वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान यानी वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। वेद हमारे देश की सबसे पुरानी संहिताओं में से एक है
और यहाँ पे वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा तांबा का प्रयोग किया गया था। वैदिक आर्य के काल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व व उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल के आर्य तांबा से परिचित थे तथा बाद में उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज की गई। लोहे की खोज के बाद कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और सभ्यता ग्रामीण से महाजनपदों की विकास की ओर उन्मुख हुई। और अगला प्रश्न है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही, व्यवसायिक श्रम विभाजन के लिए। भारत में वर्ण व्यवस्था को 2 चरणों में देखा जा सकता है। ऋग्वैदिक काल, जिसे हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, और उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था श्रम आधारित व उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का उद्गम जो है, हमारा ऑप्शन सी सामवेद में खोजा जा सकता है। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद संहिता को माना जाता है। सामवेद के पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता था। इनके पुरोहित जो होते थे उन्हें उद्गाता के रूप में जाना जाता था। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तंबाकू। वैदिक आर्य अपने प्रारंभिक जीवन अर्थात पूर्व वैदिक काल में जौ से परिचित थे एवं बाद में अर्थात उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित होने के बाद जो कृषि क्रांति हुई उस दौरान आर्य गेहूं और चावल से परिचित हो गए। आर्य तंबाकू से परिचित नहीं थे। तंबाकू भारत में पुर्तगालियों द्वारा परिचित करवाया गया। आंध्र प्रदेश भारत का प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो उस युग में जो कर वसूला जाता था उसे हम बलि के रूप में जानते हैं। वैदिक युग में कबीला के प्रधान को राजा की संज्ञा दी जाती थी। राजा निरंकुश नहीं था। सभा, समिति और विदथ नामक संस्थाएं इस पर नियंत्रण रखती थी। जनता पूर्व वैदिक में स्वेच्छा से राजा को जो कर देती थी वह बलि कहलाता था और यही कर यानी बलि उत्तर वैदिक काल में बाध्यकारी हो गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और इसके उत्पाद थे। वैदिक आर्यों के जीवन में गाय और दूध का बहुत महत्व था। इनके जीवन में दूध और दूध से बने उत्पाद और दूध में सत्तू मिलाकर पीना उनका मुख्य पेय पदार्थ था। अतः विकल्प बी यानी दूध और इसके उत्पाद हमारा यहाँ पे सही है। और अगला प्रश्न है, आश्रमों का क्रम क्या है? यानी हमें जो है आश्रमों का सही क्रम बताना है। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य। इन चारों ऑप्शनों में जो इन चारों आश्रमों का सही क्रम है उसको दर्शाना है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
प्रारंभिक उपनिषदों में केवल 3 आश्रमों का विधान मिलता है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ शामिल है। परंतु कालांतर में संन्यास नाम से एक चौथा आश्रम इस व्यवस्था का अंग बन गया। प्रत्येक द्विज को इन चारों आश्रम से होकर जीवन यापन करना आवश्यक बताया गया है। आश्रमों का वर्णन सबसे पहले छांदोग्य में तथा चारों आश्रमों का वर्णन जवालोपनिषद में मिलता है। और अब हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि। यहाँ पे ऑप्शन है, ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है, बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए हैं, पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी, और उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन भी है और बहुत सारे युद्ध जो है गाय के लिए लड़े गए हैं, और पुरोहितों को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सही। ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे और उनके जीवन में गाय का बहुत महत्व था। गाय समृद्धि का सूचक थी, अतः इसे उपहार में तथा पुरोहितों को उपहार के रूप में दिया जाता था। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात ना मारने योग्य। अघन्या का अर्थ होता है ना मारने योग्य, और अधिक गाय रखने वाले व्यक्ति को अर्थात समृद्ध और गोमत कहा गया है। जो अधिक गाय का पालन करते थे उन्हें समृद्ध और गोमत के नाम से भी कहा गया है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि। उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया, वे अधिक लंबे और बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आर्य व अनार्यों के मध्य जो संघर्ष हुआ उसमें आर्यों द्वारा घोड़े के प्रयोग ने निर्णायक भूमिका निभाई और संघर्ष में आर्य विजयी हुए। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पतंजलि। योग सिद्धांत के प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था। यहाँ पे हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में वो कौन थे जो चिकित्सक नहीं थे। तो हमारा यहाँ पे चार्वाक ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुश्रुत, चरक व धन्वंतरी की पहचान एक चिकित्सक के रूप में है, जबकि चार्वाक की पहचान एक दर्शन आचार्य के रूप में है। चार्वाक ने चार्वाक दर्शन नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, पाणिनि सही हो जाएगा। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता पाणिनि है। इन्होंने एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी की रचना की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है। बलि सूत्रों को शामिल किया गया है। तो हमें यहाँ पे चारों ऑप्शनों में देखना है कि ऑप्शन
कौन सा सही होता है? तो हमारा यहाँ ऑप्शन है यजुर्वेद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए वेद और उसके संबंध। तो वेद जैसे सामवेद है वो संगीत से संबंधित है, ऋग्वेद प्रारंभिक आर्य के विस्तार से संबंधित है, और अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है, और यजुर्वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया गया है। इसमें याज्ञिक विधि विधानों का भी जिक्र है, जो यज्ञ के लिए विधि विधान है उसका भी जिक्र है यजुर्वेद में। और वेदागई के रूप में ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद है। अथर्ववेद वेदागई में शामिल नहीं है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? तो हमारा जो मनुस्मृति है वो कानून के साथ संबंधित है। मनुस्मृति यानी मानव धर्म शास्त्र एक प्राचीन हिंदू शास्त्र है। यह एक अति महत्वपूर्ण हिंदुओं के कानून की पुस्तक है। इसके रचयिता ऋषि मनु थे। आधुनिक मनु डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र आदर्श किए गए हैं, चित्र दर्शाए गए हैं? कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? यहाँ पे आदर्श नहीं, यहाँ पे हो जाएगा दर्शाए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन सी अंकोर वाट का मंदिर सही हो जाएगा। कंबोडिया का अंकोर वाट एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर पर रामायण व महाभारत के चित्रों को दर्शाया गया है। यह विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। और अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है? उपनिषद का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है? तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु के पास बैठकर शिक्षा लेना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ है गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना। प्रमुख उपनिषदों में जैसे जवालोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशोपनिषद इत्यादि है। और अगला प्रश्न है, किस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, अगस्त। दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय ऋषि अगस्त को जाता है। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता के तत्वों का प्रसार ऋषि अगस्त एवं कौंडिन्य ने किया था। प्रथम संगम मदुरा में ऋषि अगस्त की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसे पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया था। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो वो हमारा सामवेद सही हो जाएगा। भारतीय संगीत के उद्गम के स्रोत के रूप में सामवेद को माना जाता है। उद्गाता माय वर्ग के पुरोहित यज्ञ में शाम का गायन करते थे। और अगला प्रश्न है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो वो हो जाएगा सप्त सिंधु में, ऑप्शन सी सप्त सिंधु। प्रारंभिक आर्यों के आगमन व उनके क्षेत्र विस्तार के संबंध में जानकारी देने वाला वेद ऋग्वेद है। इसमें बताया गया है कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे, अर्थात सिंधु व उसकी 7 सहायक नदियाँ। पश्चिमोत्तर भारत में प्राप्त अवशेषों से यह विदित होता है कि आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब में तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भूभागों में
था। और अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे विष्णु शर्मा सही हो जाएगा। पंचतंत्र की कहानियों के लेखक विष्णु शर्मा हैं। और अगला प्रश्न है, भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? तो हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए, आर्यों ने किया था। भारत पर पहला आक्रमण करने वाले आर्य थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात पुरों यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। आर्य व अनार्यों के बीच संघर्ष के भी जिक्र है। पश्चिमोत्तर भारत में इनके समकालीन हथियार से भी विदित होता है कि आर्य एक आक्रमणकर्ता थे। और अगला प्रश्न, निम्न में से विषम चुनिए। हमें यहाँ पे विषम चुनना है। तो सामवेद, यजुर्वेद और यहाँ पे ऋग्वेद। सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद सही है। तो यहाँ विष्णु पुराण हमारा यहाँ पे विषम है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद वेद त्रयी के भाग हैं, जबकि विष्णु पुराण एक पुराण है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी ऋग्वेद सही हो जाएगा। और यह सूर्य देवता को समर्पित है। यानी यहाँ पे जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है, जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकों की पहचान कीजिए। अब हमें जो है चिकित्सकों की पहचान करना है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चरक, सुश्रुत और पतंजलि। चरक, सुश्रुत और पतंजलि चिकित्सा से संबंधित थे। चरक कनिष्क के समकालीन तथा पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। और अगला प्रश्न, उपनिषद क्या है? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद हिंदू दर्शन के स्रोत हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इनकी संख्या 108 है, यानी उपनिषदों की संख्या 108 है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? तो पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर थे। पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। सभी राजा पांडु की 2 पत्नियों कुंती व माद्री के संतान थे। कुंती से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा माद्री से नकुल एवं सहदेव पैदा हुए थे। इनमें युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। और आप जो है टेलीग्राम पर स्वास्तिक ऑनलाइन स्टडी सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, जहां आपको रोज़ाना अपडेट मिलता रहता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।